संपूर्ण भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पास हुआ। ध्वनिमत के साथ सर्वसम्मति से बिल पास हुआ। इसी के साथ उत्तराखंड यूसीसी विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यूसीसी बिल पर 2 दिन चर्चा होने के बाद आज इसे पारित कर दिया गया है। विधानसभा से पास होने के बाद यूसीसी बिल अब कानून बन गया है। आज का ये दिन उत्तराखंड के लिए बहुत विशेष दिन है। आज देवभूमि के अंदर, देवभूमि की इस विधानसभा ने आज ये विशेष विधेयक, जिसकी लंबे समय से देश के अंदर लगातार लोगों को प्रतीक्षा थी, लगातार जिसकी मांग उठती रही थी, जो वर्षों वर्षों का इंतजार था, वो देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इसकी शुरुआत हुई है और विधानसभा के अंदर आज इसको पारित किया गया है। इसके लिए मैं उत्तराखंड विधानसभा के सभी सदस्यों का, सभी अपने सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके कारण से ही, उनके आशीर्वाद से ही, उनके समर्थन से ही और उन्होंने जो हमको सरकार में आने का मौका दिया, उसके कारण से ही आज हम ये कानून बना पाए। समान नागरिक संहिता का जो एक्ट है, जो विधेयक है, उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में भारत की क्षमता, ताकत और उज्जवल भविष्य के बारे में बात की। मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को धन्यवाद देता हूं। सभापति जी, ये 75वां गणतंत्र दिवस, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है और उस समय संविधान की यात्रा के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर राष्ट्रपति जी का भाषण, उसका एक ऐतिहासिक महत्व भी रहता है। और उन्होंने अपने भाषण में भारत के आत्मविश्वास की बात कही है, भारत के उज्जवल भविष्य के प्रति विश्वास को प्रकट किया है और भारत के कोटि कोटि जनों का जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को बहुत ही कम शब्दों में लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से देश के सामने सदन के माध्यम से प्रस्तुत किया। राज्यसभा में संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि मैं उस दिन तो नहीं कह सका, लेकिन मैं खड़गे जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। मैं उस दिन उनकी बातें बहुत ध्यान से और आनंद से सुन रहा था। लोकसभा में हमें मनोरंजन की जो कमी खल रही थी, वो उन्होंने पूरी कर दी। उन्होंने आगे कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे काफी देर तक राज्यसभा में बोले और मैं सोच रहा था कि उन्हें इतनी देर तक बोलने का मौका कैसे मिला, और फिर मुझे एहसास हुआ कि 2 विशेष कमांडर वहां नहीं थे, तो उन्होंने इसका फायदा उठाया। मुझे लगता है कि खड़गे जी ने वो गाना तो सुना ही होगा, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। कि 2 स्पेशल, मुझे प्रसन्नता इस बात की थी कि माननीय खड़गे जी काफी लंबा और बड़ी इम्तहान मजे से, शांति से बोल रहे थे। समय भी काफी लिया था। तो मैं सोच रहा था कि आजादी मिली कैसे, इतना सारा बोलने की आजादी मिली कैसे। तो मैं सोच तो रहा था, लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि 2 स्पेशल कमांडर जो रहते ना, उस दिन नहीं थे और आजकल नहीं रहते। और वहीं
पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि जिस कांग्रेस ने सत्ता के लालच में सरेआम लोकतंत्र का गला घोट दिया था, जिस कांग्रेस ने दर्जनों बार लोकतांत्रिक तरीके से आई सरकारों को रातों रात बर्खास्त कर दिया था, जिस कांग्रेस ने अखबारों पर भी ताले लगाने की कोशिश की थी, अब देश को तोड़ने का नैरेटिव उस कांग्रेस ने गढ़ना शुरू कर दिया है। अब देश को उत्तर दक्षिण में तोड़ने के बयान दिए जा रहे हैं। कांग्रेस ने सत्ता के लालच में सरेआम लोकतंत्र का गला घोंट दिया था। जिस कांग्रेस ने दर्जनों बार लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आई सरकारों को रातों रात भंग कर दी थी। कांग्रेस को घेरते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल से आपके सामने चुनौती खड़ी हो गई है कि कांग्रेस 40 का आंकड़ा लोकसभा चुनाव 2024 में पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 सीटें सुरक्षित करने में सक्षम हो। मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं। मोदी ने ये बात भी कही। वहीं इसके बाद उन्होंने विपक्षी दलों यानी कि कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। पीएम मोदी अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे पिछले साल की घटना याद है। हम उस सदन में बैठते थे और देश के पीएम की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती थी। आज भी आप न सुनने के लिए तैयार हैं और लेकिन आप मेरी आवाज नहीं दबा सकते हैं। मैं भी इस बार पूरी तैयारी के साथ आया हूं। आदरणीय सभापति जी, मैंने भी एक प्रार्थना की है और प्रार्थना तो कर सकते हैं, मैं तो करता रहता हूं। पश्चिम बंगाल से आपको जो चैलेंज आई है, और पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 440 पार नहीं कर पाएगी। पीएम मोदी ने नेहरू जी को लेकर बयान देते हुए कहा कि नेहरू जी ने जो कहा वो कांग्रेस के लिए हमेशा से पत्थर की लकीर होता है। दिखावे के लिए आप कुछ भी कहें, लेकिन आपकी सोच ऐसे कई उदाहरणों से सिद्ध होती है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के SC, ST, OBC को 7 दशकों तक उनके अधिकारों से वंचित रखा है। पीएम ने आगे कहा कि एक बार नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी जिसमें लिखा था कि मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। इसी के आधार पर मैं कहता हूं कि कांग्रेस आरक्षण की जन्मजात विरोधी है। नेहरू जी ने जो कहा वो कांग्रेस के लिए हमेशा से पत्थर की लकीर होता है। नेहरू जी ने कहा मतलब पत्थर की लकीर उनके लिए। दिखावे के लिए आप कुछ भी कहें, लेकिन आपकी सोच ऐसे कई उदाहरणों से सिद्ध होती है। मैं अनगिनत उदाहरण रख सकता हूं, लेकिन मैं एक उदाहरण जरूर देना चाहता हूं, और वह उदाहरण मैं जम्मू कश्मीर का देना चाहता हूं। सदन में पीएम मोदी ने कोरोना पर बोलते हुए कहा कि कोरोना में दुनिया पर इतना बड़ा संकट आया, ऐसे संकट में मैंने राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ 20 बैठकें की। एक एक बात विचार करके साथ लेकर सभी राज्यों के सहयोग से केंद्र और राज्य ने काम किया। दुनिया जिस मुसीबत को झेल नहीं पाई, हमने मिलकर देश को बचाने के लिए जो हो सकता था वो किया। राज्य को भी उसका श्रेय लेने का पूरा अधिकार है। कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, आज देश को जरूरत है कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हमारे राज्यों के बीच में तंदुरुस्त स्पर्धा हो ताकि हम तेजी से देश में आगे बढ़े। एक सकारात्मक सोच के साथ हमको चलने की जरूरत है। और मैं ये राज्य में था तब भी इसी विचारों को लेकर के काम करता था, इसलिए चुपचाप सहता भी था। आदरणीय सभापति जी, कोविड एक उदाहरण है। इतना बड़ा संकट आया दुनिया का, ऐसे संकट के समय राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ 20 बैठकें की। उस कालखंड में एक एक बात का विचार समझ करके साथ लेकर के, और सभी राज्यों का सहयोग, एक टीम बनकर के केंद्र और राज्य ने काम किया। दुनिया जिस मुसीबत को झेल नहीं पाई, हम सब ने मिलकर के, किसी एक को क्रेडिट मैं कभी नहीं दूंगा,
सबने मिलकर के इस देश को बचाने के लिए जो हो सकता है, राज्यों को भी उसकी क्रेडिट लेने का पूरा अधिकार है। इस सोच में हमने काम किया। बजट सत्र 2024 के दौरान राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मैंने जवाहरलाल नेहरू का इतना बड़ा प्रशंसक कोई और नहीं देखा जितने बड़े पीएम मोदी हैं। पीएम मोदी जितनी बार भी भाषण देते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में ज्यादा बात करते हैं। आप हर बार जवाहरलाल नेहरू की निंदा करते हैं, तो आप जनता के उस निर्णय की निंदा करते हैं जिसने जवाहरलाल नेहरू को 1-2 बार नहीं 3 बार प्रधानमंत्री बनाकर भेजा। मैं बस यही कहूंगी, जो परिस्थितियां तब थीं और आज की परिस्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। दूसरी बात कहूंगी, मैंने इतना बड़ा फैन जवाहरलाल नेहरू जी का नहीं देखा होगा जितना प्रधानमंत्री जी हैं। जितनी अपने भाषण देते हैं वो जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में ज्यादा बोलते हैं। तो वो हो गए, वो हमारे प्रधानमंत्री थे, जनता ने उनको चुनकर भेजा था। हर बार आप उनकी निंदा करते हैं, आप जनता के उस निर्णय की निंदा करते हैं जिन्होंने उनको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रधानमंत्री बनाकर भेजा। तो मैं फिर से कहूंगी, अपने काम पे ध्यान बोलते तो ज्यादा अच्छा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से आज दिल्ली में मुलाकात की। एनडीए सरकार बनने के बाद सीएम नीतीश की पीएम मोदी से ये पहली मुलाकात है। इससे पहले पिछले साल सितंबर में G20 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की डिनर पार्टी में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विधानसभा में बहुमत भी साबित करना है। 12 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र के पहले दिन नीतीश कुमार की ओर से नई सरकार का फ्लोर टेस्ट होगा। वैसे तो एनडीए के पास बहुमत का आंकड़ा है, फिर भी सबकी निगाहें फ्लोर टेस्ट पर टिकी हुई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ईडी ने पेश ना होने पर कोर्ट में अर्जी दी थी, जिस पर कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को समन भेजा है, जिसमें उन्हें 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। दरअसल दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी के 5 समन के बावजूद दिल्ली सीएम केजरीवाल के पेश ना होने के खिलाफ ईडी द्वारा कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज फैसला सुनाया और केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने का समन जारी किया। दोस्तों, चंडीगढ़ का मेयर हमारा बनता है कि उनका बनता है, ये जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है, हम यहाँ पे कोई सत्ता के लिए नहीं आए। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं, जहां लोकसभा चुनाव से पहले पूरे भारत को जोड़ने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा जो कि ओडिशा पहुंच चुकी है, जहां वो ओडिशा के राउरकेला स्थित सुंदरगढ़ से यात्रा की शुरुआत करेंगे। यात्रा शुरू करने से पहले सुबह सुबह ही राहुल गांधी वेदव्यास मंदिर पहुंच गए। राहुल गांधी यहां पूजा अर्चना करने के लिए आए थे और अनुष्ठान को लेकर जानकारी भी हासिल की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज ओडिशा के राजगांगपुर पहुंची, जहां राहुल गांधी ने न्याय यात्रा को संबोधित किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता की लड़ाई लड़ रही है, लड़ेगी और लड़ती जाएगी। बीजेपी और बीजेडी एक ही चीज है। बीजेपी तेलंगाना के मुख्यमंत्री की पूरी मदद करती थी। हमने तेलंगाना में बीआरएस को उखाड़ कर फेंक दिया और वही काम हम यहाँ करने जा रहे हैं। और ये आप याद रखिए कि बीजेपी और बीजेडी एक ही चीज है। यही बात तेलंगाना में उठी थी। वहां पे भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री की पूरी मदद बीजेपी करती थी। दिल्ली में उनकी कठपुतलियां वहां उनकी मदद करती थी। हमने तेलंगाना में बीआरएस को उखाड़ के फेंक दिया। वही काम हम यहां बीजेडी के साथ करने जा रहे हैं। ये मैं आपसे कहने आया था। भारत जोड़ो का लक्ष्य नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली मेट्रो में अपनी यात्रा के दौरान स्कूली छात्रों से बातचीत उन्होंने की। जानकारी के मुताबिक आज दोपहर राष्ट्रपति दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय स्टेशन पहुंची और इससे पहले यहां सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए। राष्ट्रपति ने बाकायदा टिकट लिया और अपना सफर शुरू किया। इस दौरान उनके सुरक्षाकर्मी भी मेट्रो में ट्रैवल करते हुए दिखाई दिए।
उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में सीएम योगी ने संबोधित किया और उन्होंने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने शासन किया वो उत्तर प्रदेश को कहां लेकर गए। उन्होंने उत्तर प्रदेश वासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। यहां का नौजवान पहचान छिपाने के लिए मजबूर था। नौजवान कहीं जाता तो नौकरी नहीं मिलती थी, किराए पर कमरे की बात तो दूर, होटल और धर्मशालाओं में भी कमरे नहीं मिल पाते थे। और आज उत्तर प्रदेश ने 22 जनवरी 2024 की घटना को भी देखा है। विधानसभा में सीएम योगी ने अयोध्या को लेकर कहा कि आज नव्य, दिव्य और भव्य अयोध्या को देखकर भी हर व्यक्ति अभिभूत है। ये कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अयोध्या वासियों के लिए बिजली की व्यवस्था की जा सकती थी, वहां स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा की जा सकती थी। विकास के इन कार्यों को किन मंशा के साथ रोका गया था? अगर मैं अयोध्या और काशी गया हूं तो नोएडा और बिजनौर भी गया हूं। हम मानते हैं और आज नव्य, भव्य और दिव्य अयोध्या को देख करके भी हर व्यक्ति अभिभूत है। महोदय, कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हम मानते हैं मंदिर का विवाद न्यायालय में था, लेकिन वहां की सड़कों को तो चौड़ा किया जा सकता था ना, वहां के घाटों का पुनरुद्धार किया जा सकता था, अयोध्या वासियों को बिजली की आपूर्ति की जा सकती थी, वहां स्वच्छता की व्यवस्था की जा सकती थी, वहां स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं दी जा सकती थी, वहां एयरपोर्ट बनाया जा सकता था। विकास के इन कार्यों को किस मंशा के साथ रोका गया था? कौन सी मंशा थी कि अयोध्या का विकास ही अवरुद्ध कर दो, काशी का विकास ही अवरुद्ध कर दो, मथुरा वृंदावन के विकास को ही अवरुद्ध कर दो? महोदय, ये तो मुद्दा नियत का है। हमारी आस्था थी और नीति भी साफ थी और नियत भी बहुत स्पष्ट थी। हमने बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके हम लोग अयोध्या भी गए, प्रदेश के हर जनपद में गए। अगर मैं अयोध्या और काशी गया हूं तो नोएडा और बिजनौर भी गया हूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र की कार्रवाई के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि आप कहते हैं कानून व्यवस्था पर शून्य सहिष्णुता, तो फिर महिलाओं पर सबसे ज्यादा अपराध क्यों हो रहे हैं? सबसे अधिक घटनाएं उन पर क्यों हो रही हैं? अपराध में देश में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश क्यों है? लॉ एंड ऑर्डर पर फिर महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अपराध क्यों? सबसे ज्यादा घटनाएं उनके ऊपर क्यों? देश में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश क्यों? योगी, आप कहते हैं कि महिलाओं, बहन बेटियों के साथ उनके राज में छेड़खानी, रेप नहीं होता, दुष्कर्मी अगले चौराहे पर मार गिराए जाते हैं। बीएचयू में एक बहन के साथ क्या हुआ, कोई आज के समय पे कल्पना नहीं कर सकता। एक बेटी और बहन के साथ क्या हुआ। और यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे ने पीएम मोदी पर हमला किया है और उन्होंने कहा कि 10 साल से देश में बीजेपी है ना, उन्हें संपूर्ण बहुमत है, उन्हें कौन रोक रहा है? कल ही अध्यादेश निकालिए, हमारा संपूर्ण बहुमत रहेगा उन्हें। प्रधानमंत्री मोदी को कौन रोक रहा है? आजादी के बाद उन्हें सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री माना जाता है। जो यूक्रेन और रूस का युद्ध रोक सकते हैं, वो एक अध्यादेश पास नहीं करवा सकते। 10 साल से ये है ना, संपूर्ण बहुमत है। अब की बार मोदी सरकार कितनी बार, 2 बार हो गया,
तो उन्होंने क्यों नहीं दिया? हु स्टॉपिंग देम? ऑर्डिनेंस निकालिए, कल ही ऑर्डिनेंस निकालिए, हमारा संपूर्ण सहमत रहेगा उसके लिए। निकालिए ऑर्डिनेंस, ग्लास से मोर देन 50% रिजर्वेशन खत्म कर दीजिए, 100% बना दीजिए, देखेंगे। हु स्टॉपिंग मोदी जी? सबसे पोस्ट इंडिपेंडेंस ही सपोज टू बी द मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, राइट? 10 साल से दिल्ली में कर्नाटक कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के साथ जो भेदभाव हो रहा है, जो संसाधन कर्नाटक को मिलने चाहिए थे और जो पिछले बजट में वादे किए गए थे, वो सहायता कर्नाटक को नहीं मिली है। कर्नाटक सरकार और जनता के खिलाफ भेदभाव किया जा रहा है। पीएम मोदी आज तक बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं कि वो कर्नाटक में गए और कमल के फूल पर बटन दबाव का नारा लगाया, लेकिन जनता ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया और बीजेपी को हराया है। ये बदले की राजनीति है। बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। नहीं, जो भेदभाव हो रहा है कर्नाटक के खिलाफ, जो संसाधन कर्नाटक को मिलने चाहिए, जो वादे किए गए थे बजट में, पिछले बजट में सिंचाई के प्रोजेक्ट के लिए, अपर भद्रा सिंचाई प्रोजेक्ट, उसके लिए सहायता नहीं मिली है। कर्नाटक सरकार के खिलाफ भेदभाव किया जा रहा है। सरकार के खिलाफ नहीं, कर्नाटक की जनता के खिलाफ भेदभाव किया जा रहा है। और ये कारण एक ही है, क्योंकि 1 साल पहले जब वो चुनाव हुए थे, प्रधानमंत्री को मुंह तोड़ जवाब दिया कर्नाटक की जनता ने, और इतनी भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को सत्ता में वापस लाए, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। और इसीलिए हर मोड़ पर जब भी मौका मिलता है, कर्नाटक की जो मांग है तो लेजिटिमेट मांग है, वो संवैधानिक उसका अधिकार बनता है, कानूनी हक बनता है, वो भी नहीं पूरा करने के लिए तैयार है। नहीं, जो भेदभाव हो रहा है कर्नाटक के खिलाफ, जो संसाधन कर्नाटक को मिलने चाहिए, जो वादे किए गए थे बजट में, पिछले बजट में सिंचाई के प्रोजेक्ट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया। इसमें सरकार के कई मंत्री विधायक मौजूद रहे। कर्नाटक का आरोप है कि केंद्र सरकार हमें ना तो टैक्स का हिस्सा दे रही है और ना ही आर्थिक मदद। इस प्रदर्शन को चलो दिल्ली नाम दिया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने समझाया कि हम 100 रुपए केंद्र सरकार को भेज रहे हैं, लेकिन 12-13 रुपए ही वापस मिल रहे हैं। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि हमें अपना हक चाहिए। जो नीतियां गुजरात के लिए बनाई जा रही हैं, हमारे लिए भी वही होनी चाहिए। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की अटकलें 24 घंटे से चल रही हैं। आखिरकार एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी। यूपी विधानसभा सत्र में शामिल होने से पहले उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, वो बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, वो राजनीति को समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे। दूसरी ओर नई दिल्ली में डिंपल यादव ने कहा कि जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ेंगे। एसपी के साथ अगर उनका तालमेल गड़बड़ाया तो इसके पीछे कोई वजह होगी। और फिर कहता हूँ, मैं अपने परिवार के साथ और दर्शनार्थी बनकर के जब भगवान प्रभु श्री राम जी का कॉल आएगा तब। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और मेरी आईडी पीछे जो संघर्ष है। इन अटकलों के बीच समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने कहा, जिस तरह बीजेपी सरकार किसानों के विरुद्ध काम कर रही है, बजट में किसी भी तरह की एमएसपी का कोई जिक्र नहीं है। वहीं बीजेपी के द्वारा हमारी पहलवान बहनों का अपमान हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि आरएलडी के नेता जयंत चौधरी इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे किसानों को नुकसान पहुंचे। पार्लियामेंट में, संसद के अंदर भी और बाहर भी, और जिस तरह भाजपा सरकार लगातार किसानों के विरुद्ध काम कर रही है, इस बार आपने बजट में भी देखा कि कोई भी एमएसपी का जिक्र नहीं है और किस तरह हमारी रेसलर जो बहनें थी उनका अपमान हुआ है भाजपा सरकार द्वारा। तो मैं नहीं मानती कि जो आरएलडी के जो मौजूदा जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति पहुंचे। पार्लियामेंट में, संसद के अंदर भी और बाहर भी।
आरएलडी और बीजेपी गठबंधन को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। लगातार ये खबरें आ रही हैं कि आरएलडी को बीजेपी ने लोकसभा की 4 सीटों का ऑफर किया है। वहीं इस मामले पर आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामशीष राय गठबंधन की बातों को वो नकार रहे हैं और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता ने भी उनसे खास बातचीत की। चुनाव से पहले कहा जाए तो सियासी घमासान शुरू हो गया है। एक तरफ अगर बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार ने है इंडिया से गठबंधन तोड़ करके एनडीए में शामिल हो गए। वहीं अब जो है चर्चाओं का बाजार गर्म है। आरएलडी भी जो है इंडिया से नाता तोड़कर अब एनडीए में शामिल होने की बात सामने आ रही है। इस समय हमारे साथ में आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय जी हैं। सीधे उनसे बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह से अभी कहा जाए कि जो चर्चाएं आ रही हैं लोकसभा चुनाव से पहले आरएलडी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है गठबंधन कर चुनाव लड़ सकती है, क्या है सर? देखिए, इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है और आरएलडी का गठबंधन समाजवादी पार्टी से हुआ है। वो 7 सीटें दिए हुए हैं और कांग्रेस भी इस गठबंधन में सम्मिलित है। तो अभी तक तो आरएलडी इंडिया के साथ ही मिलकर के चुनाव की पूरी तैयारी कर रही है। हम लोग भी यहाँ, मैं वाराणसी में आया हूँ, राहुल गांधी की यात्रा का स्वागत करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल भी अपनी रणनीति बना रहा है कि उत्तर प्रदेश में उनकी यात्रा को राष्ट्रीय लोकदल द्वारा भी बड़े पैमाने पर स्वागत किया जाएगा, उनका समर्थन दिया जाएगा। लेकिन ये खबर कहाँ से आ रही है कि आरएलडी इस गठबंधन को तोड़ रही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमारे साथ में बात करने के लिए आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय जी थे। उन्होंने कहा कि जो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की बातें जो चल रही है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है और हम जो है अभी इंडिया गठबंधन के साथ हैं और राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा चल रही है उसमें जो है यहाँ पर सहभागिता करने के लिए यहाँ पर वाराणसी में पहुँचे हैं। न्यूज इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। चंडीगढ़ में एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह के मामले में चुनाव आयोग की ओर से अजीत पवार के पक्ष में फैसला सुनाए जाने पर पंजाब सरकार में मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरे देश में जहां उनकी सरकारें नहीं बनती वहां सरकारों को गिरा देती है। बीजेपी दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जो चुने हुए लोग हैं उन्हें खरीदा और बेचा जाता है, उनकी पार्टियों को तोड़ा जाता है। चंडीगढ़ का उदाहरण देश के सामने है। को कोई ना कोई लालच देके वहाँ सरकारें, आपके पास विधायक या सांसद हो सकते हैं। देखिए, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जिसकी सरकार महाराष्ट्र में थी, उस पार्टी को बीजेपी ने पहले तोड़ा, उसकी डिफेक्शन करवाई। डिफेक्शन करवाने के बाद जो डिफेक्शन वाला एक ग्रुप था उसको मान्यता देगी। मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र की हत्या, ये डेमोक्रेसी का मर्डर है। बीजेपी पूरे देश में जहां उनकी सरकारें नहीं बनती यहां लोग रिजेक्ट कर देते हैं, फिर वो चुने हुए नुमाइंदों को तोड़ के वहां डिफेक्शन करवा के वहां उनको कोई ना कोई लालच देके वहां। चुनाव आयोग की ओर से अजीत पवार गुट को एनसीपी के रूप में मान्यता देने और आधिकारिक प्रतीक आवंटित करने पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि पहले शिवसेना का चिन्ह चला गया, फिर एनसीपी चला गया। ये अब भारतीय चुनाव आयोग नहीं है बल्कि ये मोदी शाह चुनाव आयोग बन गया है। पार्टी के अध्यक्ष चुनाव आयोग के सामने बहस कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग उसे नहीं मानती, बल्कि शरद पवार जिसे खड़ा किया गया उसे पार्टी दी जा रही है। ये कहाँ का न्याय है और कानून है? आपके पास विधायक या सांसद हो सकते हैं। अगर कल ये विधायक और सांसद जिसके आधार पर आपने निर्णय दिया है वो हार गए चुनाव, तो पार्टी का क्या होगा? कल विधायक हार गए जिसके आधार पर आपने पार्टी शिंदे को दी है या अजीत पवार को दी, वो हार जाएंगे, तो पार्टी का क्या हाल होगा? एमपी के सीएम मोहन यादव आज हरदा पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले घटनास्थल का हवाई दौरा किया। उसके बाद वो पटाखा फैक्ट्री हादसे के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कल जैसे ही इस हादसे की जानकारी मिली वैसे ही मंत्री को तुरंत रवाना किया। मुझे लगा कि मुझे खुद को भी जाना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैंने घायलों से मुलाकात की है, उनकी प्रशासनिक मदद के साथ साथ मैं अन्य परिवारों से मिलने भी जाऊंगा। मौके का मुआयना करने के बाद हमने जो टीम गठित की है उसकी जानकारी देगी। हम उसकी जानकारी पर कठोर कार्रवाई करेंगे और वो कार्रवाई ऐसी होगी कि लोग याद रखेंगे। मैं आज हरदा में कल के हादसे में जो घायल भाई बहन हुए उनसे मिलने आया था
और करीबन करीबन कल रात को मैं अधिकांश संख्या, सबसे बड़ी संख्या में भोपाल में थी, जिससे कल रात को भी मैं मिला था। जिस प्रकार से हम सबको जानकारी है, कल जैसे ही मैं कैबिनेट में मुझे जानकारी है, मैंने इमीडिएट वहीं से मंत्री जी को रवाना किया था राव प्रताप सिंह के बाद में। और हमने अभी तक जो एक तरह से गंभीर हादसा भी है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे खुद को जाना चाहिए हरदा में, इसीलिए स्वयं यहाँ आया भी हूँ। जमीन घोटाले में गिरफ्तार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट में फिर से आज पेश किया गया। बड़गाई अंचल के 8.5 एकड़ जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन के 5 दिन की रिमांड 7 फरवरी को खत्म हुई। ईडी ने हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए अपनी रिमांड का समय 7 दिन और बढ़ाने की मांग कोर्ट से की, लेकिन अदालत ने सिर्फ 5 दिन और रिमांड की अनुमति दी है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक सत्यनारायण जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। उन्होंने निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा और राष्ट्र के प्रति अपना दायित्व निभाते हुए अपना पूरा जीवन मां भारती को समर्पित कर दिया है। ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोकाकुल परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान हाई लेवल बैठक उन्होंने बुलाई और इस बैठक में सीएम मान ने सभी तरह की रजिस्ट्री से एनओसी की शर्त खत्म करने का निर्णय लिया। इस बैठक के दौरान राजस्व मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्बाज, स्थानीय निकाय मंत्री बलकार सिंह और सभी विभागों के सीनियर अधिकारी और कानून अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान इस फैसले के सभी पक्षों पर चर्चा हुई। वहीं सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि विधानसभा सेशन में एनओसी संशोधित कानून का प्रस्ताव लाया जाए। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा एनओसी वापस ले जाने वाले बयान को लेकर प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन जिला पटियाला के प्रधान राजकुमार राणा ने कहा, अगर सरकार इस फैसले को पूरी तरह लागू करती है तो ये बहुत बड़ी राहत की खबर होगी कारोबारी लोगों और आम लोगों के लिए भी, क्योंकि पिछले लंबे समय से जो एनओसी लेने के कारण जमीन ज्यादा बेचने और खरीदने वाले लोगों का काम बंद पड़ा था। इसके अलावा जिन्होंने अपनी पुश्तैनी या पारिवारिक प्रॉपर्टी खरीदनी या बेचनी थी वो लोग भी परेशान हो रहे थे। जो सरकार ने कल मुख्यमंत्री साहब ने बयान दिता है कि भी चल रही खबर बड़ी खुशी वाली गल है। सारिਆਂ 'ਚ खुशी की लहर है। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ भी इनू अज लागू कर दिता जाए। अज 3 ਵਜੇ तक आस है भी यह लागू हो जाएगा। लोगों 'ਚ खुशी की लहर है जी। ਜਿਹੜਾ पिछले समय तो काम रुकिया होया सी, वो काम चल पूगा। चाहे बादल सरकार सी, चाहे कांग्रेस सरकार सी। ਜਿਹੜਾ चोन मैनीफेस्टो 'ਚ आम पार्टी ने अपना रखा सीगा भी जे साडी सरकार आंदी है तो असी प्लाटां ते एनओसी की शर्त खत्म कर देंगे। जो सरकार ने कल लोगों के लिए बहुत जरूरी सीगा। आम आदमी पार्टी जिहड़े वादे करके आई सी उसनूं पूरा कर रही है। लोग इसका बड़ा वड्डा स्वागत करनगे। जिथे आम पब्लिक नूं इहदा फायदा मिलेगा, सरकार नूं भी इहदा बड़ा वड्डा रेवन्यू मिलेगा, काम होएगा लोगों का। लोगों 'च वधिया दिख जाएगी इस गल दी कि सरकार जिहड़ी हैगी है वो उम्मीदां ते खरा उतर रही है। लोगों के लिए बहुत जरूरी सीगा। आम आदमी पार्टी जिहड़े वादे करके आई सी उसनूं पूरा कर रही है। लोग इसका बड़ा वड्डा स्वागत करनगे। जिथे आम पब्लिक नूं इहदा फायदा मिलेगा। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਡਾ ਪੂਰ ਚੜ੍ਹ ਜੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਣਿਆ। ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਇਹ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਡਾ ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी तलगृह में पूजा की अनुमति के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई आज भी करीब 2 घंटे चली। अब मामले पर 12 फरवरी को सुबह 10 बजे से फिर ये प्रकरण सुना जाएगा। पहले मंदिर पक्ष की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने पक्ष रखा, फिर मस्जिद पक्ष से SFA नकवी ने, न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सुनवाई की। मंदिर पक्ष की तरफ से कहा गया कि साल 1993 से साल में एक बार पूजा की जाती रही है। जिला जज की अदालत के 17 और 31 जनवरी के आदेश को विधि अनुरूप बताया गया। शिलांग सीमा शुल्क विभाग ने इम्फाल में एक शख्स से ब्राउन शुगर जब्त की है। बता दें कि करीब 1.732 किलोग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई, जिसकी कीमत 8.66 करोड़ रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
देश के अलग अलग राज्यों में कथित घोटालों और आरोपों की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने अब उत्तराखंड के भी एक मामले में जांच शुरू कर दी है। ईडी की एक टीम ने उत्तराखंड में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के ठिकानों पर छापा मारा। प्रवर्तन निदेशालय उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत से जुड़े कथित वन घोटाला मामले में दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तराखंड के कई स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। ईडी की टीम में उनके देहरादून स्थित घर के साथ तमाम ठिकानों पर पहुंची और छापेमारी की। ये मामले फॉरेस्ट लैंड स्कैम से जुड़े हैं। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और उनके कार्यकाल में वन महकमे में महत्वपूर्ण पदों पर तैनात रहे वन अधिकारियों के लिए बुरी खबर लेकर आई। ईडी ने हरक सिंह रावत के कई ठिकानों समेत अनेक आईएफएस अफसरों के घरों पर भी ताबड़तोड़ छापे मारे। उत्तराखंड के चर्चित आईएफएस अधिकारी सुशांत पटनायक के घर भी ईडी ने छापा मारा। सूत्रों के अनुसार छापे में बड़े पैमाने पर रकम मिली है। आईएफएस अधिकारी सुशांत पटनायक के घर पर मिली करोड़ों की नकदी की गिनती के लिए ईडी ने नोट गिनने की मशीनें मंगवाई है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन सुशांत पटनायक के घर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सीएम आवास का घेराव किया। इस दौरान बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी जुटे और इस प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता और अनुराग ठांडा शामिल हुए। वहीं प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश में नौकरी नहीं दे रही। सरकार ने 50,000 नौकरियों का जो वादा किया था वो भी पूरा नहीं किया और युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। फरीदाबाद में सुबह से इनकम टैक्स विभाग की टीम ने 15 जगहों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि बड़े कारोबारी पीएल गुप्ता और ज्योति स्ट्रिप के मालिक नरेश गर्ग के घर और संस्थानों पर आईटी की छापेमारी चल रही है। इस छापेमारी में आईटी टीम के अधिकारियों के साथ सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद रहे। हालांकि मामले में अभी खुलासा नहीं हो पाया कि ये छापेमारी क्यों चल रही है और इन कारोबारियों के आरोप क्या है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत से जुड़े वन घोटाला मामले में सुबह से छापेमारी की है। आपको बता दें कि ईडी ने पंचकुला, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तराखंड के कई स्थानों पर छापेमारी की। इसी को लेकर ईडी ने पंचकुला के सेक्टर 25 में डॉक्टर विवेक और डॉक्टर विक्रम के घर के साथ रायपुर रानी के अस्पताल में भी रेड की है। हरियाणा के रोहतक में सांपला के मशहूर सीताराम हलवाई की दुकान पर फायरिंग हुई। ये पूरा मामला बुधवार की सुबह का है, जब बदमाश काली स्कॉर्पियो से आए और उन्होंने फायरिंग की। इस दौरान बदमाशों ने एक पर्ची भी फेंकी जिसमें उन्होंने अमन ग्रुप भैंसवाल के नाम पर हलवाई से 1 करोड़ की मांग की। हालांकि ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद से पुलिस ने इन बदमाशों की तलाश करना शुरू कर दिया। ने कहा कि सीताराम हलवाई, हमारे पास डायल 112 से फ़ोन आया था करीब 6:30 बजे के करीब। उन्होंने कहा कि सीताराम हलवाई जो यहाँ का फेमस हलवाई, उसकी दुकान पर फायरिंग कर दी है। हम यहाँ पे मौके पर पहुँचे हैं, फसल टीम को बुलाया हुआ है। यहाँ पर हमें 2 बुलेट फायरिंग स्टर में लगी हुई है। अभी बाकी तफ्तीश जारी है। आगे जैसे भी सूचना होगी हम आपको अवगत करवा देंगे। किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने सहित कई अन्य मांगों को लेकर 13 फरवरी को दिल्ली तक मार्च करेंगे। किसानों के इस मार्च को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने दावा किया कि देश भर से 200 से ज्यादा किसान संगठन दिल्ली चलो मार्च में भाग लेंगे। सिर्फ पंजाब से ही नहीं, हरियाणा सहित अन्य राज्यों के किसान भी इस मार्च में हिस्सा लेंगे। किसान शंभू, खनौरी और डब्बावाली बॉर्डर से दिल्ली की ओर जाएंगे। किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंडे ने कहा कि एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के अलावा किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफी, पुलिस मामलों को वापस लेने और लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की भी मांग कर रहे हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के दफ्तर की तरफ कूच किया और इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की। साथ ही पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। 30 जनवरी को हुए मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। जिस तरह की धांधली की बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से, उसको लेकर एनएसयूआई काफी गुस्से में था और यहां पर चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया गया। हालांकि पुलिस की तरफ से पानी की बौछारें उनके ऊपर मारी गई, लेकिन एनएसयूआई नहीं रुका। ये प्रदर्शन उनका चलता रहा।
वजह थी मेयर चुनाव को लेकर जिस तरह से बेईमानी की गई थी बीजेपी की तरफ से, उसको लेकर एनएसयूआई यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहा था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबर जारी है।